हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका पाई क्लासेस में। आज का हमारा टॉपिक क्लास 11 के लिए चैप्टर नंबर 14 बुक 1, जिसका नाम है महासागरीय जल संचलन। महासागरीय जल हमने पहले वीडियो में पढ़ चुका है। हालांकि वो हमारे सिलेबस में ज़्यादा नहीं है उसमें से कुछ भी, लेकिन वो थोड़ा सा हमें पढ़ना इसलिए ज़रूरी था क्योंकि ये चैप्टर आपको अच्छे से तभी समझ में आएगा जब हमें महासागरीय जल के बारे में पता हो। आइए स्टार्ट करते हैं। देखो, महासागर का जो जल है वो कभी भी शांत नहीं रहता। ऐसा नहीं है जैसे नदी, उसका झील होती हैं, उनका जल आराम से शांत पड़ा रहता है, ऐसा इसका जल नहीं होता। यह सदैव क्या करता है, हिलता डुलता रहता है और हलचल करता रहता है। यह सदैव गतिमान रहता है, जिससे जल में हलचल होती रहती है। देखो, ये जो फोटो है, इस फोटो में जैसा आपको पानी दिखाई दे रहा है, इस प्रकार का हिलना डुलना या हलचल इसमें हमेशा होती रहती है। कभी भी ये बिल्कुल शांत आपको नहीं मिलेगा। हलचल से जल का परिसंचरण होता है। परिसंचरण का मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जल जाता है। यानी महासागर, आपको लगता है कि भाई नदियाँ तो बहती हैं, महासागर कैसे बहता होगा? महासागर का पानी भी इधर से उधर जाता है। इस चैप्टर में हमें यही पढ़ना है। जिनसे जो परिसंचरण होता है, यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर, तो इसमें क्या होता है, तरंग उत्पन्न होती हैं, धाराएँ होती हैं और ज्वार भाटा, इनके कारण ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर चलता है। अब इनके द्वारा मानवीय जीवन पर विभिन्न प्रकार से भी प्रभाव पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ता है। इस अध्याय में हम इन्हीं तथ्यों के बारे में पढ़ना शुरू करेंगे। ठीक है, ये इसका परिचय था। तो सबसे पहले देखो, हम इसमें 3 चीज़ पढ़ेंगे: धाराएं, तरंगे और ज्वार भाटा। ये हम मुख्यतः इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं समुद्री तरंग। जिसने समुद्र देख रखा उसने समुद्री तरंग जरूर देखेंगे। हमेशा बीच इस पर लगातार तरंगे आती रहती हैं, और जिसने समुद्र ने देखा होगा उन्होंने टीवी वगैरह में देखी होंगी कैसे तरंगे आती हैं। समुद्री तरंगे वास्तव में जल की वह स्थिति है जिसमें जल एक ही स्थान पर ऊपर नीचे होता रहता है। और हम, अब आप कहोगे सर तरंग फिर आती कैसे है? जब पानी अपनी जगह से नहीं हिल रहा, वो ऊपर नीचे वहीं हो रहा है उसी प्लेस पर, तो फिर तरंग कैसे आती है? एक्चुअल में वो पानी नहीं हिल रहा, वो क्या होता, ऊर्जा, जो तरंग से जो ऊर्जा निकलती है वो एक स्थान पे दूसरे स्थान तक जाती है, और जब वो उस पर पहुंच जाती है, तट पर पहुंच जाती है, तो वहाँ वह ऊर्जा समाप्त हो जाती है। उसकी वजह से हमें वो पानी बहता हुआ दिखाई देता है। परंतु अपने स्थान को छोड़कर वह किसी अन्य स्थान पर नहीं जाता, यानी ऊपर नीचे वहीं होता रहता है। केवल ऊर्जा का प्रवाह एक स्थान से दूसरे स्थान पर होता है, यानी इसके माध्यम से ऊर्जा प्रवाहित होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर। अब समुद्री तरंग कैसी होती हैं ये आपको इस चित्र में दिखा दिया गया कि इस प्रकार की समुद्री तरंग होती हैं, और ये किनारे पर आकर ख़त्म हो जाती हैं, और ये लगातार आती रहती हैं। एक आई, फिर उसके पीछे पीछे दूसरी आ जाएगी, फिर उसके पीछे दूसरी आ जाएगी। और अभी हम आपको आगे पढ़ेंगे कि ये जो समुद्री तरंगे हैं, ये ऐसा नहीं कि वहीं पर बन रही है, ये समुद्र के कहीं बीच में बन रही हैं, और हज़ारों किलोमीटर की दूरी तय करके ये किनारों तक आती हैं। जो तरंगों में जल कण के छोटे वृत्ताकार के रूप में गति करते हैं। देखो, जब तरंग उत्पन्न होती है तो इस प्रकार शुरू होती है। सबसे पहले ये यहाँ से शुरू हुई, फिर ये धीरे 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 सर्कल बनता चला जाएगा और बड़ी होती जाएगी, और फिर ये जो बड़े बड़े किनारे हैं ये धीरे धीरे कहाँ जाके ख़त्म हो जाते हैं, किनारों पर जाके ख़त्म हो जाते हैं, जब बीचीज होते हैं। अब वायु जो है, वायु जल को ऊर्जा प्रदान करती है। जो हवा चलती है इसके ऊपर, वो इस पानी को ताकत प्रदान करती है, जिससे कि तरंगे उत्पन्न हो जाती हैं। जो ऊपर नीचे हो रहा है ना, उस पानी को, वायु के कारण तरंगे महासागर में गति करती हैं, तथा तट रेखा पर जाकर यह ऊर्जा मुक्त हो जाती है और फिर खत्म हो जाती है। जैसे ही तरंग महासागर के तट पर पहुंचती है, इसकी गति कम हो जाती है और फिर धीरे धीरे समाप्त भी हो जाती है। और जब पहुंचती है वहाँ पर समाप्त होगी, फिर वापस जो पानी बाहर को गया वो पानी फिर दोबारा अंदर को खिंचता है समुद्र में। तरंगे खुले महासागर में बनती हैं, यानी जो चारों तरफ से घिरा हुआ नहीं है ज़मीन से, उसमें बनती हैं। और जैसे ही आगे की ओर ये बढ़ती हैं, बड़ी होती चली जाती हैं, अभी ऊपर चित्र में दिखाया मैंने, वो सर्कल बड़ा होता चला जाता है, तथा वायु से ऊर्जा को अवशोषित करती हैं, और जो हवा बह रही है उससे इनको ताकत मिलती है चलने के लिए। अधिकतर तरंगे वायु जल के विपरीत दिशा में गति से उत्पन्न होती हैं, यानी जल जिस दिशा में गति कर रहा है, जो वायु उससे विपरीत दिशा में गति करेगी, तब ये ज़्यादातर बनती हैं। अब वायु की गति बता रखे, वायु की गति को हम नॉट में नापते हैं। वायु जब 2 नॉट या उससे कम वाली वायु शांत जल पर बहती है,
तब छोटी छोटी उर्मिकाएँ बनती हैं। उर्मिकाएँ मतलब इस तरह का पानी में थोड़ी सी हलचल ये पैदा कर देती हैं हल्की सी, इन्हीं को हम उर्मिकाएँ बोलते हैं। तथा वायु की गति बढ़ने से इनका आकार बढ़ता चला जाता है। ये जो हलचल पैदा हो रही है फिर इनका आकार बढ़ने लगता है, जब तक इनके टूटने से सफ़ेद बुलबुले नहीं बन जाते तब तक इनका आकार बढ़ता ही रहता है और फिर बाद में वही तरंग बन जाती है। और तुमने देखा होगा जो तरंग किनारे पर आती है तो ऐसा लगता है कि झाग को ला रही है अपने साथ। तट के पास पहुंचने, टूटने और सफ़ेद बुलबुलों के में सर्फ की भांति घुलने से पहले, लगता है ना वहाँ पे ऐसा सर्फ घुला हुआ है, ये हज़ारों किलोमीटर की यात्रा ये तय करती हैं। यानी हज़ारों किलोमीटर दूर से आ रही हैं तट के पास, ये वहीं पर पैदा नहीं हो रही हैं। किसी तरंग का आकार एवं आकृति उसकी उत्पत्ति को दर्शाता है। ठीक है। युवा तरंगे अपेक्षाकृत ढाल वाली होती है, यानी उनमें थोड़ा सा ढाल बना होता है तथा संभवतः स्थानीय वायु के कारण ही ये बनती हैं, लोकल हवा के कारण ही ये बनती हैं। जिस पर वो देखा होगा ना आपने, एक फट्टे से पे घूमते जो लिरिल का जो ऐड आता था वो देखा होगा, अधिकतर ये तरंगे वही होती हैं। कम व नियमित गति वाली तरंगों की उत्पत्ति दूर स्थित स्थानों पर होती है, संभवतः दूसरे गोलार्ध में। ठीक है। जो कम हैं या नियमित गति वाली, जिनकी गति एक फिक्स होती है, ऐसी जो तरंगे हैं ये दूर स्थानों में बनती हैं। लगभग गोलार्ध भी इनका चेंज हो जाता है, कभी कभी उत्तरी गोलार्ध से दक्षिणी में जाती हैं, दक्षिणी गोलार्ध से उत्तरी में आती हैं। तरंग के उच्चतम बिंदु का पता वायु की तीव्रता के द्वारा लगाया जाता है, यानी हवा जितनी तेज चल रही है उसी से उसकी उच्चतम बिंदु का पता लगाया जाता है, अर्थात वह कितने समय तक प्रभावी है तथा क्षेत्र के ऊपर कितने समय एक ही दिशा में प्रवाहमान है, यानी एक ही दिशा में वो चल रहा है। तरंगे गति करती हैं क्योंकि वायु जल को प्रवाहित करती है, इसलिए गति करती हैं। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल तरंगों के शिखरों के नीचे की ओर खींचता है। और जब तरंग चल रही है तो गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, वो हर चीज़ को अपने और नीचे खींचता है, इसलिए पानी कभी ऊपर को उठता है कभी नीचे को जाता है। यानी तरंगे इस तरीके से ऐसे ऐसे गति करती हुई चलती हैं। तो गिरता हुआ जो जल है पहले वाले गर्त को ऊपर की ओर धकेलता है, यानी जब ये पानी है ये ऊपर उठा, जब ये नीचे गिरेगा तो इसके आगे जो गर्त है उसको ऊपर को ओर धकेल देगा, फिर नीचे गिरेगा इसके आगे वाले को ऊपर को ओर धकेल देगा। तो ये काम इसमें चलता रहता है। एवं तरंग नए स्थिति में गति करती है। तरंगों के नीचे जल की गति वृत्ताकार होती है, इनके जो नीचे जो मैंने ऊपर भी दिखाया था, जो इशारा करती है कि आती हुई तरंग पर वस्तुओं का वहन आगे, यानी जब तरंग आ रही है तो उसका जो वहन आगे की तरफ होता है, और जब वहन यानी वो आगे की तरफ झुकी होती हैं तथा ऊपर की ओर होता है और लौटती हुई तरंगों का नीचे और पीछे की ओर वहन ये होता है। अब देखो ये है हमारे पास तरंग, इस तरह से तरंग हमारी गति करती है। जो ऊपर वाला ये वाला जो पॉइंट होता है इसको हम शीर्ष बोलते हैं, जो नीचे वाला जो पॉइंट होता है हम इसको क्या बोलते हैं, गर्त बोलते हैं, या शीर्ष पतन कह लो, या नीचे वाले को क्या बोलेंगे, या इसको द्रोणी का उभार भी बोल रहे हैं। अब तरंगों की विशेषताएं पढ़ेंगे, इस चित्र के आधार पर ही पढ़ेंगे। तरंगों की विशेषताएं, तो तरंगों की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। सबसे पहले तरंग शिखर और गर्त, ये मैंने आपको बताया। जो शिखर है ये शिखर होता है और ये हमारा गर्त होता है। कहता है एक तरंग के उच्चतम एवं निम्नतम बिंदुओं को शिखर और गर्त कहते हैं। देखो ये किसी भी तरंग का ये उच्चतम बिंदु है और ये उसी तरंग का ये निम्नतम बिंदु है। इसके बाद आता है, ये तो हो गया, इसके बाद आता है तरंग की ऊंचाई। कहता है यह तरंग के गर्त एवं शिखर की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई है, यानी तरंग के गर्त से लेकर शिखर तक की, अर्थात देखो शिखर ये था यहाँ पर और गर्त हमारा इधर है, तो ये जो ऊंचाई है इसको हम ऊंचाई बोलेंगे टोटल, गर्त से लेकर, ना कि यहाँ बीच में से लेकर। ठीक है। तो ये जो है इसको हम ऊंचाई बोलते हैं, तरंग की ऊंचाई। नेक्स्ट है तरंग आयाम यानी एम्पलीट्यूड। यह तरंग की ऊंचाई का आधा भाग होता है। ऊंचाई बता दी मैंने आपको, अब उसका आधा कर लो, ये उसका आधा भाग हो जाएगा। तरंग काल, तरंग काल एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाले दो लगातार तरंग शिखरों या गर्तों के बीच का
समय है। देखो कोई भी एक पॉइंट ले लिया, एक तरंग आई, उसका शिखर वहाँ पे ले लिया, फिर दूसरी तरंग आने का शिखर वहाँ पे, यानी शिखर से शिखर या गर्त से गर्त, ठीक है। तो एक शिखर से शिखर और गर्त से गर्त, तो वो होता है तरंग काल की। एक तरंग का शिखर आया, फिर दूसरी तरंग का वहाँ पर शिखर आया, तो उसमें कितना समय लगा। जैसे कि यहाँ पर आपको दिखा रखा है, ये दो तरंगें चल रही हैं, आपने यही पॉइंट ले लिया, अब एक के ऊपर एक नहीं दिखा सकते, यही पॉइंट ले लिया। तो पहले ये वाली तरंग आई, इसका शिखर आया, फिर ये वाली तरंग आई, इसका शिखर आया, तो इनको आने में कितना समय लगा। ये इन दोनों के बीच में जो समय लगा है, ये जो समय है, ये हमारा तरंग काल कहलाता है। तरंग दैर्घ्य क्या होती है। अब देखो तरंग दैर्घ्य, यह लगातार दो शिखरों या दो गर्तों के बीच क्षैतिज दूरी है। अगर हम दूरी नापें, देखो जो समय, इसके बीच में जो समय लगता हो तो समय हो ही गया, लेकिन इसके बीच में जो दूरी है, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक एक ही तरंग की, ठीक है, ये तो दूसरी तरंग के बीच में, तो इस पॉइंट से लेकर और इस पॉइंट के बीच में जो दूरी है, उसे हम तरंग दैर्घ्य कहते हैं, या गर्त में कह लो, ठीक है। गर्त ये रहा इस वाली तरंग का जो कलर हो रही है, या फिर ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो ये होती है तरंग दैर्घ्य। तरंग की गति, जल के माध्यम से तरंग के गति करने की दर को तरंग गति कहते हैं और इसे नॉट में मापा जाता है। तरंग आवृत्ति 1 सेकंड के समय अंतराल में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या है, उसको हम तरंग आवृत्ति कहते हैं। यानी 1 सेकंड में कितनी तरंगें गुजर जाती हैं, उसको हम बोलते हैं तरंग की आवृत्ति। नेक्स्ट हमारा टॉपिक तरंगों को पढ़ लिया, ज्वार भाटा और महासागरीय धाराएं। अब ज्वार भाटा पढ़ेंगे। ज्वार भाटा यानी टाइड। देखो चंद्रमा एवं सूर्य के आकर्षण के कारण दिन में समुद्र का जल, देखो गुरुत्वाकर्षण होता है पृथ्वी में, और चंद्रमा और जो सूरज होते हैं इनमें भी अपना आकर्षण बल होता है। तो इनके आकर्षण बल के कारण दिन में समुद्र का जल स्तर सदा एक जैसा नहीं रहता। यह नियमित रूप से दिन में 2 बार ऊपर उठता है, यानी समुद्र का जो स्तर है 2 बार ऊपर उठता है, तथा 2 बार ये फिर नीचे भी उतरता है। समुद्री जल स्तर के ऊपर उठने को, यानी जब ये ऊपर उठ रहा उसे ज्वार कहते हैं, और जब ये नीचे उतरता है तो उसे भाटा कहते हैं। टाइड्स आर रिदमिक राइज एंड फॉल ऑफ द वाटर्स इन ओशियन। देखो पूर्णमासी और अमावस्या, ये जो 2 दिन अभी आगे पढ़ेंगे इनके बारे में, क्यों ऐसा क्यों होता है इन दिनों। पूर्णमासी और अमावस्या के ज्वार की ऊंचाई अन्य दिनों के ज्वार की ऊंचाई से 20% ज़्यादा होती है, ठीक है। यानी अगर अन्य दिनों में 10 मीटर की ऊंचाई तक उठ रहे हैं, तो इन दोनों दिनों में 12 मीटर की ऊंचाई तक उठेंगे। और यह महीने में 2 बार होता है, क्योंकि एक बार पूर्णमासी आती है महीने में और एक बार अमावस्या आती है। जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को मोहर्मी कहा गया है। अब मोहर्मी क्या होती है। एक ऐसी घटना जिसमें किसी क्षेत्र में आने वाली वायु की गति वहाँ से बाहर जाने वाली वायु की गति से अधिक होती है। यानी किसी क्षेत्र में जो वायु आई उसकी जो स्पीड है, और वहाँ से जो वायु बाहर निकल रही है उसकी जो स्पीड है, आने वाले की ज़्यादा है, जाने वाले की, जैसे फॉर एग्जांपल ये हमारा कोई क्षेत्र है, यहाँ पर जो वायु आई है इसकी स्पीड, और यहाँ से जो वायु बाहर, मान लो यहाँ की जो स्पीड है 100 और यहाँ की जो स्पीड है वो 80, तो आने वाले की स्पीड ज़्यादा है, जाने वाले की स्पीड कम है होती है। इससे उस क्षेत्र में वायु इकट्ठी हो जाती है। अब क्योंकि सारी वायु, देखो इस क्षेत्र में 100 की स्पीड से तो वायु आई और 80 की स्पीड से निकल रही है, तो ये जो क्षेत्र है बीच वाला, यहाँ पर थोड़ी बहुत वायु इकट्ठी हो जाएगी, जो स्पीड का जो डिफरेंस है, तो यहाँ पर वायु हमारी इकट्ठी हो जाती है और वह ऊपर की ओर उठने लगती है। यह जो वायु ऊपर उठती है इसी को हम मोहर्मी कहते हैं। तो यही वो कह रहा है कि जलवायु संबंधी प्रभावों के कारण जल की गति को मोहर्मी, और उस जो वायु इकट्ठी हो रही है उससे थोड़ी बहुत जल, अब जल के ऊपर इतनी इकट्ठी हो रही है वो थोड़ा बहुत जल में हलचल पैदा करेगी, उसी को मोहर्मी कहा गया है। मोहर्मी ज्वार भाटाओं की तरह नियमित नहीं होते हैं, यानी ज्वार भाटा तो नियमित आते रहते हैं, मोहर्मी ऐसे नहीं होते। चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के कारण तथा कुछ हद तक सूर्य के गुरुत्वाकर्षण द्वारा ज्वार भाटा की उत्पत्ति होती है। दूसरा कारक है अपकेंद्रीय बल। अब अपकेंद्रीय बल भी हम बता देते हैं क्या होता है, कि अपकेंद्रीय बल वह बल होता है
जिसके कारण किसी गतिशील वस्तु में केंद्र से दूर भागने की प्रवृत्ति होती है। यानी जो गतिशील वस्तु है अपने केंद्र से दूर भागने की उसमें प्रवृत्ति होती है, जो कि गुरुत्वाकर्षण को संतुलित भी करता है। और ये जो बल है अपकेंद्रीय बल, ये गुरुत्वाकर्षण बल को भी संतुलित करता है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर खींचता है चीज़ों को, और जो अपकेंद्रीय बल है ये थोड़ा सा बाहर को खींचता है, बाहर की तरफ फेंकता है। इसी अपकेंद्रीय बल के कारण ही पृथ्वी ध्रुवों पे चपटी है और भूमध्य रेखा पर इसका उभार ज़्यादा है। गुरुत्वाकर्षण बल तथा अपकेंद्रीय बल दोनों मिलकर पृथ्वी पर दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटाओं को उत्पन्न करने के लिए उत्तरदायी हैं। यानी इनके कारण दो महत्वपूर्ण ज्वार भाटा उत्पन्न होते हैं। चंद्रमा की तरफ वाले पृथ्वी के भाग पर एक ज्वार भाटा उत्पन्न होता है। यानी जिस तरफ चंद्रमा है उधर तो चंद्रमा के कारण ज्वार भाटा उत्पन्न हो रहा है। तो जो विपरीत भाग है, जहाँ चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल बहुत कम होता है उसकी दूरी के कारण, वहाँ पे अपकेंद्रीय बल काम करता है, तो दूसरी तरफ वो ज्वार उत्पन्न करता है। अब देखो इस तरह से होते हैं। आप ये देखो, इधर चंद्रमा है तो ये हमारा ज्वारीय उभार आ रहा है, यानी जो इधर जो समुद्र है, इस हिस्से में जो समुद्र बढ़ रहा है उसमें जो ज्वारीय उभार आ रहा है वो चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण आ रहा है, यानी चंद्रमा के आकर्षण बल के कारण आ रहा है। अब यहाँ पर चंद्रमा इधर है, अब इसके दूसरी डायरेक्शन में यानी इधर क्यों आ रहा है, इधर ये अपकेंद्रीय बल के कारण आ रहा है। अपकेंद्रीय बल में क्या होता है, ये केंद्र है ना पृथ्वी का, और पृथ्वी हमारी गति कर रही है अपने उस पर, तो इस पर जो भी चीज़ें होंगी, यानी सबसे ज़्यादा तो पानी है इसमें, तो पानी वगैरह जो होगा वो इससे केंद्र से दूर भागने की कोशिश करता है। ठीक है, यानी वो दूर भागने की कोशिश करता है, तो इधर ये अपकेंद्रीय बल ज़्यादा प्रभावी होता है। और इन दोनों से जो परिणामी जो आ रहा है भाई, चंद्रमा की वजह से इधर को आ गया और अपकेंद्रीय बल से इधर आने, यानी इस साइड वाले हिस्से में भी ज्वार आ रहे हैं और इस साइड वाले हिस्से में ज्वार भाटा आ रहे हैं। दोनों हिस्से में ज्वार भाटा आते हैं पृथ्वी के। अब आगे, चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण तथा अपकेंद्रीय बल के अंतर के कारण ही ज्वार उत्पन्न होते हैं। कैसे, देखो इस वाले हिस्से में चंद्रमा का आकर्षण ज़्यादा है और अपकेंद्रीय बल यहाँ पर कम है। अपकेंद्रीय बल दोनों तरफ लगता है, और इस हिस्से में अपकेंद्रीय बल ज़्यादा है और चंद्रमा का आकर्षण वहाँ कम है। तो ये जो अंतर है, दोनों चीज़ बराबर नहीं है, ये जो अंतर है, इसी अंतर के कारण ये ज्वार हमारे उत्पन्न होते रहते हैं। पृथ्वी के धरातल पर चंद्रमा के निकट वाले हिस्से में अपकेंद्रीय बल की अपेक्षा गुरुत्वाकर्षण बल अधिक होता है, इसलिए यह बल चंद्रमा की ओर ज्वारीय उभार का कारण बनते हैं। क्या कह रहा है, चंद्रमा के निकट वाले हिस्से में अपकेंद्रीय बल वहाँ कम काम करता है और चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण बल है वो ज़्यादा काम करता है, इसलिए चंद्रमा की तरफ उभार उत्पन्न हो जाता है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी के दूसरी तरफ ये क्या होता है, कम होता है, क्योंकि वहाँ चंद्रमा अधिकतम दूरी पर है, यहाँ अपकेंद्रीय बल ज़्यादा प्रभावशाली होता है, तो इससे ज्वार उत्पन्न होता है। यानी दोनों दिशा में क्यों उत्पन्न होता है ये बता दिया, जो मैंने ऊपर बताया था आपको। जहाँ महाद्वीपीय मग्न तट यानी महाद्वीपीय शेल्फ, जो हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, अपेक्षाकृत अधिक विस्तृत हैं यानी अधिक फैले हुए हैं, वहाँ ज्वारीय उभार अधिक ऊंचाई वाले होते हैं। यानी जहाँ महाद्वीपीय जो शेल्फ है वो ज़्यादा बड़े होते हैं, वहाँ ज्वार भाटा ज़्यादा बड़े आते हैं। जब यह ज्वारीय उभार महासागरीय द्वीपों से टकराते हैं, महासागर के जो द्वीप होते हैं, द्वीप भी तो है महासागर के बीच में, जो ये ज्वारीय उभार उससे टकराते हैं तो इनकी ऊंचाई में अंतर आ जाता है, यानी फिर इनकी ऊंचाई कम ज़्यादा हो जाती है। तटों के पास ज्वारनद वही एस्चुअरी जिनको हम बोलते हैं, जहाँ पर नदी आके मिलती है किससे, समुद्र से। तो समुद्र से जहाँ पर नदी आके मिलती है वहाँ दो चीज़ें बनती हैं, या तो ज्वारनद बनता है या डेल्टा बनता है। जब अवसाद या निक्षेप ज़्यादा बहाकर लाए जाते हैं नदी द्वारा, वहाँ डेल्टा बनता है, जब कम बहाकर लाए जाते हैं वहाँ पर ज्वारनद बनता है। तथा खाड़ियों की आकृतियाँ भी ज्वार भाटाओं की तीव्रता को प्रभावित करती है, यानी उनकी गति को प्रभावित वो करती हैं। जब ज्वार भाटा द्वीपों के बीच से या खाड़ियों तथा ज्वारनद मुखों से गुजरता है, यानी जहाँ पर नदियाँ मिल रही हैं, तो उन्हें ज्वारीय धारा कहते हैं। एक ये आपकी बुक में दे रखा है, कनाडा में फंडी खाड़ी के ज्वार भाटा। देखो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वार भाटा कनाडा के
नवास्कोशिया में स्थित फंडी की खाड़ी में आता है। तो क्वेश्चन बन गया सबसे बड़ा कहाँ पर आता है, इसमें यहाँ पर आता है कनाडा के नवास्कोशिया में फंडी की खाड़ी में। ज्वारीय उभार की ऊंचाई 15 से 16 मीटर के बीच होती है, यानी 15 से 16 मीटर ऊंचा उठ जाता है समुद्र का जल अपने तल से, अपने स्तर से, क्योंकि यहाँ पर 2 उच्च ज्वार भाटा और 2 निम्न ज्वार भाटा आते हैं लगभग 24 घंटे के समय में, 2 ऊंचे और 2 नीचे। अतः एक ज्वार 6 घंटे के भीतर जरूर आता है, या तो ऊंचा आएगा या नीचा आएगा, ठीक है, क्योंकि 4 चीज़ हो गई, 2 ऊंचे 2 नीचे। तो अगर इसको हम 24 घंटे को 4 में डिवाइड कर दें तो 6 घंटे में एक जरूर आ रहा है। अनुमानतः ज्वारीय उभार 1 घंटे में लगभग 2.4 मीटर ऊपर उठता है, यानी 1 घंटे में इतना ऊंचा उठता है। इसका मतलब यह हुआ कि ज्वार प्रति मिनट 4 सेंटीमीटर ज़्यादा ऊपर की ओर उठता है। अगर आप समुद्री बीच पर टहलते हुए समुद्री भृगु के किनारे पहुँचें, जो प्राय वहाँ होते हैं, आप ज्वार देखना ना भूलें। तो वहाँ क्योंकि समुद्री किनारे से ज्वार दिखते रहते हैं, जो समुद्री लहरें ऊपर नीचे होती रहती है ना, वहाँ पर वो दिखते रहते हैं। अगर आप 1 घंटे तक वहाँ हैं तब आप पाएंगे जहाँ से आपने शुरू किया था वहाँ पहुँचने के पहले ही पानी आपके सिर के ऊपर होगा। इतना ऊपर यानी वो होता चला जाता है, आपको लगेगा कि इसकी तो ऊंचाई बढ़ती जा रही है। अब आ गया ज्वार भाटा के प्रकार। तो ये जो टॉपिक है ज्वार भाटा के प्रकार, ये अब हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ज्वार भाटा के प्रकार पढ़ेंगे उसमें, और हम क्या पढ़ेंगे, महासागरीय धाराएं पढ़ेंगे। तो अभी आप इस वीडियो में इतना ही टॉपिक पढ़ो और इसको अच्छे से समझो, फिर जो आगे आने वाली वीडियो है उसको देखना। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छे से समझ में आई होगी, जो भी टॉपिक इसमें पढ़ाया गया है। अगर एक बार वीडियो देखने से कई बार टॉपिक क्लियर ना हो तो उसको रिपीट कर करके आप देख लिया करो, तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। अपने साथियों को, अपने दोस्तों को इसे शेयर करो ताकि वो भी इस वीडियो से लाभ उठा सकें। धन्यवाद।